हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विच ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, अभी तक हमने एक पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में बात की है। इनके अराउंड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कूलॉम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के माध्यम से फाइंड करते हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है जैसे जब बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज किसी बॉडी पर एक समान रूप से वितरित हो, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए बॉडी, तथा इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस बॉडी के अराउंड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि यहाँ पर हम उस बॉडी में पॉइंट चार्जेस को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और यदि मान लो हम आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रोड है और उस पर 1 नैनो कूलम्ब चार्ज है, और यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रॉन को एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 10⁻10 पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाएगी कि आपको सबसे पहले उस पॉइंट पर इन सभी पॉइंट चार्जेस के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा। और जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे वहां पर, तो इन सभी के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक बहुत ही लेंथी और हार्ड प्रोसेस है। तो दोस्तों, यहाँ पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम उस बॉडी पर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस मानते हुए, चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट काम में लेते हुए कैलकुलस मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी यहाँ पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इफ द चार्ज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब यह है, जब किसी ऑब्जेक्ट को दिया गया चार्ज उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो वो कहलाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में हम इसको कहते हैं सतत आवेश वितरण। दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है, ना कि चार्ज आप सभी को पता है, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो क्वांटाइज्ड होता है, तो ये डिस्क्रीट ही होता है। ठीक है, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर वो कंटिन्यूस है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डेंसिटीज के बारे में। दोस्तों, दिए गए चार्ज ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग चार्जेस का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल हो सकता है, जिन्हें हम क्रम से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब यह है, जब चार्ज किसी एक रेखा के अनुदिश वितरित हो एक समान रूप से, ठीक है, तो वो कहलाता है रेखिक आवेश वितरण, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर ये जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। भाई, इसका क्या मतलब है, देखो एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। मान लीजिए चार्ज यूनिफॉर्मली एक वायर पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, या फिर कोई एक रिंग है हमारे पास, उस रिंग की सर्कमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हम एक अलग ही क्वांटिटी की बात करते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए जो डेंसिटी होगी उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हम इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, dq/dl। ठीक है, हमने कोई स्मॉल एलिमेंट लिया है, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं dq/dl। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कूलॉम है और ये मीटर है, तो कूलॉम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट है वो हो जाएगा कूलॉम पर मीटर। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, इफ dl = 1, तो देखो dq = किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्बडा के। तो आप कह सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, देखो सेकंड बात यहां पर हम करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया देन इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब चार्ज किसी एरिया, किसी एक क्षेत्र पर एक सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो तो वो कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी होती है इसको हम लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वैल्यू हो जाएगी इसकी dq/ds। कभी कभार इस ds की जगह a भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, dA, तो वो भी क्या है, एरिया ही है। और इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। और दोस्तों, जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, देखो ds = 1 मीटर स्क्वायर हो तो हम इसको कह सकते हैं चार्ज
पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार आगे हम जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो देखो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कोई स्फीयर है हमारे पास, या फिर कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, या फिर कोई अदर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और वो चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो वहां पर हम उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास dq अपॉन dv। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलॉम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और डेफिनेशन हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं हम एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके अराउंड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके अराउंड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ठीक है, जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसके अराउंड किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रोसेस ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है उस पर आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना है। मान लीजिए इस वायर पर हमने यहाँ पर एक dl लेंथ का स्मॉल एलिमेंट ले लिया, जिस पर चार्ज कितना है, dq चार्ज है, और इसकी डिस्टेंस भी हम बता देते हैं। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उससे इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी को पता है, हो जाएगा DE वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। भाई हम लिखते हैं ना kq अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज है वो कितना है, dq है, तो ये आ जाएगा dq अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्शन r केप, क्योंकि हमने इसको वेक्टर में डिनोट किया है। अब दोस्तों हमें तो फाइंड करना है इस पूरे चार्ज्ड वायर के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इस पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो dq चार्ज है इसको हम चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे। हमने कहा था ना कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन सी टर्म काम में लेते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, और आप सभी को पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। तो यहां से आप dq को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू लिख दो। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास DE वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर r केप। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। जब हम बात करते हैं इस पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रल करना है। ठीक है, समाकलन करना है, और कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो ये आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और वैसे देखो लैम्बडा भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये भी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी लैम्बडा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास dl अपॉन r स्क्वायर r केप, और r इसको यहाँ पर इंटीग्रल को l के रूप में लिख सकते हो क्योंकि ये लीनियर इंटीग्रल है। तो हमारे पास किसी एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके अराउंड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी। ठीक है, सेकंड यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमारे पास कोई एक 2D शेप का ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है जो चार्ज्ड है। ठीक है, तो इसके कारण पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो प्रोसेस वही रहेगी, यहाँ पर हम इस सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका एरिया है ds और इस पर चार्ज है dq। तो सबसे पहले कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लेके उसके कारण हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, और इस स्मॉल एलिमेंट से हम डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या आ जाएगी वैल्यू, DE वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r केप। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आज यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो dq की वैल्यू। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds, और आप लिख सकते हो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपके पास DE वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू
ds अपॉन आर स्क्वायर आर केप। जब आप इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो देखो यहाँ पर प्रत्येक के कारण आपको ये जो छोटे छोटे आप एलिमेंट ले रहे हो इन सभी के कारण आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। और जब आप बहुत ही स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर ले रहे हो यानी ds टेंड्स टू 0 तो वो जो समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा बार आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रल सरफेस के रेस्पेक्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास ds अपॉन आर स्क्वायर आर केप, ठीक है। ये आ जाएगा इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। तो इसके कारण इसके अराउंड किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसके कारण यहाँ पर पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो प्रोसेस वही रहेगा। इसको भी हम स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, जिसका चार्ज हो जाएगा हमारे पास dq और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा हमारे पास dv। और मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस है p से वो कितनी है, स्मॉल r है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। तो क्या हो जाएगा dE वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन आ जाएगी आर केप, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये जो dq है आज कौन सा आएगा, आज इसको हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में। कुछ इस प्रकार आइए देखते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv होती है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू रो इंटू dv, ठीक है। तो यहाँ से आप dq की वैल्यू लिख दो तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास dE वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq की जगह आ जाएगा रो dv अपॉन आर स्क्वायर आर केप। और जब हम इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो देखो यहाँ पर बहुत सारे हम ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स मान सकते हैं, फिर इन सब के कारण पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और यहाँ पर इनका सभी का वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। और समेशन के रूप में लिखेंगे। यदि हम dv को बहुत ही स्मॉल लेते हैं यानी dv टेंड्स टू 0 तो ये जो समेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम कुछ इस प्रकार इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट होगा, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट, ठीक है, v। और ये हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन आर स्क्वायर आर केप। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए थिन रिंग ऑफ रेडियस r has a positive charge q uniformly distributed over it. Determine the electric field at a point on the axis of the ring at a distance x from the center of the ring. Discuss the behavior of the result for condition x is very greater than r. हमारे पास कोई एक पतली वलय है r त्रिज्या की जिस पर q आवेश एक समान रूप से वितरित है और इस वलय की x पर केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और जो भी रिजल्ट आएगा उस पर आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। x इज वेरी ग्रेटर देन r वाली कंडीशन। तो आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। कोई एक रिंग है हमारे पास जिसकी रेडियस है r, ठीक है, कैपिटल R इसकी रेडियस है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पर स्मॉल q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके केंद्र से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस की दूरी पर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पर हम पॉइंट P ले रहे हैं जिसकी इस रिंग के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x डिस्टेंस है। इस पर आपको इस पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। दोस्तों यहाँ पर हम इस रिंग को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेशन के लिए कोई दो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं डायमेट्रिकली, ठीक है। डायमेट्रिकली कोई दो स्मॉल एलिमेंट लिए जिनकी लेंथ है dl, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी भी लेंथ है कितनी, dl। इसको हम डिनोट कर देते हैं पॉइंट A पर और इसको हम डिनोट कर रहे हैं
पॉइंट बी पर। यहाँ पर इनका चार्ज भी आप ले सकते हो, इस पर भी चार्ज डी क्यू है और इस पर भी चार्ज कितना है डी क्यू, ठीक है। सेम लेंथ के हमने दो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में इंटीग्रल मेथड काम में लेते हुए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के कारण यहाँ पर हम बताएंगे। दोस्तों ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो यहाँ पर डेंसिटी होगी कांस्टेंट होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, और लैम्बडा इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल। और जब हम इस पूरी रिंग की बात करते हैं यानी लैम्बडा कांस्टेंट है तो अपन क्यू अपॉन एल इसको ले सकते हैं, ठीक है। देखो एल किसी वायर के लिए होता है जिसकी लेंथ एल हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस है भाई, सर्क्यूम्फ्रेंस क्या हो जाएगी, सर्क्यूम्फ्रेंस हो जाएगी हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रत्येक अल्पांश पर हम चार्ज भी बता सकते हैं कितना चार्ज होगा। यहाँ पर ये जो डी क्यू हमने लिया है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर डी क्यू हो जाएगा हमारे पास इसके अकॉर्डिंग डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा इंटू डी एल, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अल्पांश ए के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्पांश बी के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एलिमेंट ए के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, ये डिस्टेंस इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन हो जाएगी ये जो डिस्टेंस है हम कितनी ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कि पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आर ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसको हम डिनोट कर देते हैं डी ई वन वैक्टर, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो एलिमेंट बी है इसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस हम आर ले रहे हैं, ठीक है, स्मॉल आर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से, क्योंकि ये जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास डी ई टू वैक्टर। इनकी वैल्यूज भी हम बता सकते हैं, आप देखो यहाँ पर लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा डी ई वन वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्शन यहाँ पर हम लिख देंगे ए पी की डायरेक्शन में, ठीक है, इन डायरेक्शन टू ए पी, ठीक है। देखो ये ए से पी की डायरेक्शन में, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड यहाँ पर हम बात करेंगे इस स्मॉल एलिमेंट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट बी, ठीक है, ड्यू टू एलिमेंट बी क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, डी ई टू वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास बी पी की डायरेक्शन, ठीक है, इन डायरेक्शन बी पी। दोस्तों मान लो अब यदि हम इन दोनों एलिमेंट्स के कारण पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो आपको देखो क्या करना होगा, आज इन दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू आएगी, एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट आएगा हमारे पास ये, ठीक है, डी ई वन वैक्टर का। और यदि हम इस एंगल को थीटा ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ई वन कोस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास डी ई वन साइन थीटा, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको भी कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा इसका और दूसरा हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, यहीं पर, और इसको हम डिनोट कर देंगे। देखो ये एंगल भी थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ई टू कोस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास डी ई टू साइन थीटा। दोस्तों जब हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो देखो यहाँ पर जितने भी जो साइन वाले कंपोनेंट आएंगे वो क्या कर देंगे, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो कोस के कंपोनेंट है प्रत्येक एलिमेंट के कारण वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस रिंग के कारण इसकी एक्सिस लाइन के पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल कोस वाले कंपोनेंट के कारण होगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो ये जो ई वेक्टर आ जाएगा, टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एल डी ई कोस थीटा, ठीक है। भाई साइन वाले जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कौन से बचेंगे, केवल और केवल ये वाले कंपोनेंट बचेंगे। और यहाँ पर जब हम इन दोनों को देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो इनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण इस डी ई की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इंटीग्रल, ठीक है, आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये जो डी क्यू है और जो कोस थीटा है इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये एंगल थीटा है, देखो यहाँ पर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम ले रहे हैं एक्स, ये है आर,
ठीक है, और ये है कैपिटल आर। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास स्मॉल एक्स अपॉन आर, ठीक है। और डी क्यू की वैल्यू हमें पता ही है, देखो डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये वैल्यूज जब हम रखते हैं तो ई की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल आ जाएगा एल, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये आ जाएगी लैम्बडा डी एल, और यहाँ पर नीचे है आर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन आर। इसको देखो थोड़ा सा सोल्व करके लिखते हैं, तो देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और लैम्बडा भी कांस्टेंट है। तो ये सारी की सारी टर्म इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी, और केवल अंदर क्या रहेगा, डी एल रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, लैम्बडा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। ये आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब, और इंटीग्रल आ जाएगा एल डी एल। देखो यहाँ पर जब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इस रिंग की टोटल लेंथ यानी इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर के। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लैम्बडा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 2 पाई इंटू कैपिटल आर। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर देखो लैम्बडा इंटू 2 पाई आर क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा क्यू, ठीक है। देखो लैम्बडा इंटू 2 पाई आर क्या है, क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू के इक्वल। ये जो टर्म है यहाँ पर हमारे पास लैम्बडा इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगी क्यू, और ये जो आर क्यूब है यानी यहाँ पर ये जो आर है इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इस फॉर्मूले में इस आर को यहाँ से हमें हटाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस यानी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसके इक्वल हो जाएगी ये आर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्यू इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, और पावर 3 है यहाँ पर देखो आर की, तो ये हो जाएगी 3/2, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम आगे सोल्व करते हैं, देखो, और कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्यू, ये आ जाएगा एक्स, और ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास उस रिंग के सेंटर से उसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी कि आपको ये प्रतिबंध लगाना है, ये कंडीशन अप्लाई करनी है, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो उस कंडीशन में ये जो r स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है और 3/2 है, तो देखो अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि उस रिंग की एक्सिस के किसी दूरस्थ पॉइंट पर यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हम ये मान सकते हैं कि जैसे सारा का सारा जो चार्ज है उस रिंग के सेंटर पे कंसिडर है, यानी रिंग एक एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। भाई पॉइंट चार्ज में भी क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एंड ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर आर बोथ ऑफ इक्वल रेडियस आर एंड ईच हैज ए चार्ज क्यू। द सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ r√3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन स्फीयर एंड द रिंग। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है और एक गोला है, दोनों की रेडियस r है और दोनों पर चार्ज स्मॉल q है। यहाँ पर देखो जो गोले का केंद्र है रिंग की एक्सिस पर है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है रिंग के सेंटर से वो है r√3, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो चार्ज्ड स्फीयर और ये जो चार्ज्ड रिंग है इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। तो आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है तो उसकी एक्सियल लाइन पर एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास। इसके बाद हमने वहाँ पर कंडीशन लगाई थी, लेकिन फॉर्मूला यही था हमारे पास पहले, ठीक है। तो दोस्तों ये है उस रिंग की एक्सिस पर उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए वो जो चार्ज स्फीयर हैं वो कहाँ रखा हुआ है, वो इस रिंग के सेंटर से
r√3 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर आज हम क्या ले लेते हैं, x = r√3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q × r√3/r² प्लस, देखो ये हो जाएगा r² और √3 है तो रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा और इसकी पावर है 3/2, ठीक है। और आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर ये जो r² है ये बाहर कॉमन आ जाएगी टर्म और अंडररूट भी है तो अंडररूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और r³ यहाँ पर बचेगा बाहर, ठीक है। और r³ आ जाएगा, ऊपर r है तो इस r से ये r³ की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और नीचे r² यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर रहेगा q × √3, ठीक है। r तो कैंसिल हो जाएगा और देखो यहाँ पर हमने कॉमन लिया था और उस ऊपर वाले r से r³ की एक पावर कैंसिल हो गई थी तो बाहर आ जाएगा हमारे पास r², ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले r² कॉमन लिया था और पावर भी आएगी साथ साथ, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल हो गया, r³ रहा, ठीक है। अब r³ से ये r कैंसिल हो गया और यहाँ पर r² रह जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 + 3 की पावर 3/2, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3q अपॉन, देखो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3/2 है तो देखो ये आ जाएगा अंडररूट होगा तो 4 का √2 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर r² × 8, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/, देखो ये 8 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 32 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर आ जाएगा √3q अपॉन r², ठीक है। तो दोस्तों ये आया है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात कर रहे हैं उस गोले पर लगने वाले फोर्स की, उस स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है तो हम बता सकते हैं F = हो जाएगा QE, क्योंकि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाता है F = QE। E की वैल्यू है हमारे पास तो यहाँ पर यदि हम E की वैल्यू रखते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये 32 पाई एप्सिलॉन नॉट और देखो √3q × q क्या हो जाएगा q² और r²। तो इतना फोर्स उस स्फीयर पे लगेगा उस रिंग के कारण, ठीक है। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा विदाउट यूजिंग गाउस लॉ। यानी गाउस के नियम का उपयोग किए बिना एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा के पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर आपको कुलोम लॉ और इंटीग्रल मेथड काम में लेते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं AB से, ठीक है। और इसके अराउंड हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट P की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं हम स्मॉल r। अब देखो दोस्तों इस वायर को हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, ठीक है। और कोई भी हम स्मॉल एलिमेंट लेकर सबसे पहले हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, dx लेंथ का एक एलिमेंट यहाँ पर हम ले रहे हैं जिसकी यहाँ जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है जिसको हम पॉइंट O से डिनोट कर रहे हैं, इससे डिस्टेंस है x, ठीक है। और इस तरफ भी यहाँ पर हम सेम डिस्टेंस पर एक सेम लेंथ का स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसकी भी लेंथ dx है और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है x है, ठीक है। और हम इनको अलग अलग पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ये है एलिमेंट C और ये है एलिमेंट D, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स के कारण हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए इस एलिमेंट से जो पॉइंट P की डिस्टेंस है ये है हमारे पास L ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम पाइथागोरियन थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये जो एंगल है 90 डिग्री है, इस पे परपेंडिकुलर है और ये x है ये r है, तो इसकी वैल्यू हम बताते हैं √x² प्लस स्मॉल r², ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पर हम बता सकते हैं क्या हो जाएगी। देखो ये भी हो जाएगा हमारे पास √x² प्लस स्मॉल r² और ये एंगल भी हो जाएगा हमारे पास थीटा।
सबसे पहले हम देखते हैं इस स्मॉल एलिमेंट सी के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यदि हम ले रहे हैं ये जो वायर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं DE1 से। सेकंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, DE2 से हम इसको डिनोट कर सकते हैं और इनकी वैल्यूज़ भी हम बता सकते हैं। दोस्तों ये जो वायर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो आज इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सी डेंसिटी काम में लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, देखो यदि हम इस स्मॉल एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर इसका जो चार्ज है यदि हम इसको DQ से डिनोट करें तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, DQ/dx। और इस स्मॉल एलिमेंट पर चार्ज को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट सी, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, DE1 इज इक्वल टू 1/4πε0 DQ अपॉन ये जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर x² प्लस r² का अंडरूड है और आप सभी को पता है यहाँ पर स्क्वायर आता तो अंडरूड कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x² प्लस r²। ठीक है, आप यहाँ पर DQ की जगह लैम्डा इंटू dx भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा dx अपॉन x² प्लस r²। और जब आप इसकी डायरेक्शन की बात करोगे तो आप बता सकते हो CP के अलोंग टू CP। ठीक है, एलिमेंट D के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट D। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, DE2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और DQ की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं लैम्डा इंटू dx अपॉन, और यहाँ पर भी देखो जी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x² प्लस r² का अंडरूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस r² अंडरूट हट जाएगा। और डायरेक्शन की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात करते तो ये आ जाता अलोंग टू DP। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं DE1 की और DE2 की, यहाँ पर ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं DE1 इज इक्वल टू DE2, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किस में है, डायरेक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई ना कोई इनके बीच में एंगल है, तो आज यहाँ पर P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो ये जो DE2 है इसको यदि हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा। ठीक है, ये और दूसरा आ जाएगा कंपोनेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से। ये जो एंगल थीटा है तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा DE2 कोस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास DE2 साइन थीटा। ठीक है, जब हम DE1 को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसके कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा कंपोनेंट हमारे पास और एक इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। और यहाँ पर आज जो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कोस में हो जाएगा। तो इधर वाला ये जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा DE1 कोस थीटा, और ये हो जाएगा DE1 साइन थीटा। तो देखो पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल कोस वाले कंपोनेंट के कारण ही होगा। ये जो साइन वाले कंपोनेंट है, जितने भी यहाँ पर हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे उन सभी के कारण जो साइन वाले कंपोनेंट आएंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और केवल कोस वाले कंपोनेंट यहाँ पर रहेंगे। टोटल फील्ड क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर टोटल फील्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, टोटल फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE कोस थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो देखो हम लिख सकते हैं इस 1/4πε0 बार आ जाएगा, कांस्टेंट है। DE की यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, दोनों में से किसी की रखो। ठीक है, और लैम्डा भी कांस्टेंट है तो बार आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस r²। इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई सा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं तो देखो इसमें कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ये जो एंगल है थीटा है। ठीक है,
ये जो डिस्टेंस है वो r है और ये x है। तो यदि हम इन दोनों में रिलेशन डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, ठीक है। और यहाँ से हम बता सकते हैं x इज इक्वल टू r tan थीटा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन से ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, dx की जगह, और ये जो x है हमारे पास इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो e आ जाएगा हमारे पास, e इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं dx की जगह आ जाएगा हमारे पास r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह आ जाएगा r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, r यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, और ऊपर भी r है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और वैसे r कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से, e इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। देखो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखो कोस थीटा ऑलरेडी था, ठीक है, कोस थीटा यहाँ पर भूल गए हैं तो कोस थीटा यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। देखो ये जो टर्म होती है वो सेक स्क्वायर थीटा होती है, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू रहेगा हमारे पास कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो देखो आगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये हमारे पास e इज इक्वल टू, और आज यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट भी लगा देते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी हमारे पास -π/2 टू +π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा डी थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इंटीग्रेशन है तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन किस में हो, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी हमारे पास π/2 टू -π/2, ठीक है। और दोस्तों जब हम इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा e इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और देखो साइन की यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, थीटा की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन -π/2, ठीक है। और साइन माइनस थीटा का आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये टर्म प्लस में आ जाएगी। और साइन π/2 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसी एक पतले यानी थिन वायर के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों इस टॉपिक में से और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे चार्ज डेंसिटीज़ की डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई, ठीक है। तो आपको उनकी डेफिनेशंस, उनकी यूनिट्स वगैरह सभी आपको ध्यान में रखने हैं।